हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनाउल्लाह ज़हरी आज घर चले गए जी। कल उनके ड्राइवर और उनका सेक्रेटरी करोड़ों रुपए के साथ उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी हुई है और उसके साथ जो बयानात देने जा रहे हैं वो दोनों वो इतने खौफनाक हैं कि मेरे ख्याल में एक पूरा चट्टा कट्टा खुल जाएगा। 10,000 से ले कर 30,000 तक नौकरियां खाली पड़ी हुई थी बलूचिस्तान के अंदर और हर नौकरी के लिए कहा यह जाता था कि 7 पैसे मिलेंगे तो नौकरी मिलेगी। उसके अलावा जो हालात हैं, जो भी ट्रांसफ़र्स पोस्टिंग्स होनी होती थी उसके भी पैसे, हर चीज़ के पैसे, 6 मिनिस्ट्रियों के पैसे, सब चीज़ों के पैसे, पैसों के बगैर कोई काम नहीं हो रहा था वहाँ पे। अब क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मुस्लिम लीग नून वालों ने जो सियासत खेली वहाँ पे वो उसको मेरे ख़्याल में बड़े अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से सियासत खेल गए। बट देन अगेन एक चीज़ ज़रा जहन में रखने की ज़रूरत है कि चीफ मिनिस्टर जो चले गए उनका मसला ये नहीं था कि उनकी गवर्नमेंट बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की वहाँ से गिरानी थी। मसला ये था कि करप्शन जो थी वो बेइंतहा बढ़ चुकी थी और ऐसा सूबा जहाँ पे सारी दुनिया की हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो वहाँ पे जनाब अपने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हो, वो वहाँ पे अपना काम दिखा रही थी। और करप्शन अगर इस लेवल पे होगी तो उनके लिए जो एजेंसियाँ हैं, हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। अगर उनके लिए काम आसान हो जाता है तो करप्शन को किसी हद तक रोकना चाहिए और रोकनी पड़ेगी और किसी हद तक रोकी गई, क्योंकि सनाउल्लाह ज़हरी के जो मसाइल थे वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर थे। थोड़ा सा आगे चलना चाहूँगा क्योंकि ये जो लोग, ड्राइवर जो कराची से पकड़ा गया सनाउल्लाह ज़हरी का, उसके पास करोड़ों रुपए थे और जो सेक्रेटरी पकड़ा गया सनाउल्लाह ज़हरी का उसके पास भी करोड़ों रुपए थे। उसने पूरी डिटेल बताई है कि जनाब कैसे पैसे लिए जाते थे, कहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाते थे और उसके अपने जो सेक्रेटरी के असासे हैं वो दुबई के अंदर है। सनाउल्लाह ज़हरी ख़ुद भी जो है वो बामुश्किल कोई वक्त गुजारा करते थे बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो गुजारते थे लंदन में या दुबई में या फिर इस्लामाबाद में। सो देखा जाए तो तकरीबन 26% टाइम उन्होंने गुजारा बलूचिस्तान के अंदर और बाकी जो टाइम था वो उन्होंने दुबई, लंदन या इस्लामाबाद में गुजारा। सो इस सिचुएशन में देखने के लिए हमने जो आगे सिचुएशन बनने जा रही है उसको देखने के लिए मैंने अपने पास मदऊ किया है नाज बलोच साहिबा को पीपल्स पार्टी से, अली मोहम्मद ख़ान PTI से, नवाब अयाज साहब, सब लोग मेरे साथ मौजूद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहूँगा और जो हमने सीखा उससे मैं नाज बलोच साहिबा आपसे चाहूँगा कि आप मुझे उस पर अपनी राय दे दीजिए, फिर मैं आगे चलूँगा। जब करप्शन कॉरिडोर्स ऑफ पावर में पहुँच जाए तो वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ये मैंने सीखा है। सो अगर करप्शन इस हद तक, वैसे तो हर जगह मौजूद है, लेकिन इस हद तक बलूचिस्तान में पहुँच गई थी तो वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी थी। सो हम किन के हाथों पे खेल रहे थे नाज बलोच साहिबा, थोड़ी सी इसमें रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, ये जो एक तशवीशनाक सूरत हाल और बिलखसूस कल की आपका जो प्रोग्राम था वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी था, बिलखसूस बलूचिस्तान के हवाले से जो वहाँ की सूरत हाल थी और करप्शन की जो गहमा गहमी एक हुई भी थी, ये सारी चीज़ें देख के बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। और बीइंग अ बलोच मुझे ख़ुद बहुत तकलीफ़ पहुंचती है कि बलूचिस्तान जिसको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है उसको वफाक की जानिब से वो तवज्जो नहीं मिल रही जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी। क्योंकि तमाम वफाकी वज़ीर हमने देखा कि कई जब से पनामा इशू है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ साहब और उनकी फ़ैमिली को बचाने के लिए और उनकी करप्शन को कवर करने के लिए रोज़ाना आके जो है वो एक घंटे टॉक शोज़ में शोर मचाना और मियाँ साहब को और उनकी फ़ैमिली को करप्शन के चार्जेस के ऊपर उनको डिफेंड करने के अलावा और हमने नहीं देखा कि कोई वफाकी वज़ीर कोई काम करता हो या हमने कोई इंटरेस्ट नहीं देखा उनका बलूचिस्तान की जानिब।
यही वजह है कि बलूचिस्तान को जो निगलेक्ट किया गया तो वहाँ पे करप्शन भी उरूज पे आया, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो तरक्याती काम होने थे अवामी सतह के ऊपर, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, एग्जैक्टली कि कोई हॉस्पिटल हो, कोई स्कूल हो, कोई सड़क बनी हो, तमाम लोगों को डिलीवर किया हो, तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है करप्शन की भेंट चढ़ जाती है। जब आप बता रहे हैं कि 6-6 वजारतें जो है वो एक एक शख्स के पास हैं, वज़ीर आला के पास थी जी, और वही वज़ीर आला 6-6 वजारतें लेकर बैठे हुए हैं, और तमाम तर जो फंड्स हैं, तमाम तर बजट है, वो सारा का सारा बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है। तो वहाँ की जो लोकल अवाम है उनके हकूक जो है उनको अगर आप यूँ ज़र्ब करेंगे और हकूक को लेकर आप अपने ज़ाती लग्जरी के लिए इस्तेमाल करेंगे, और उस पर वफाक खामोश क्यों थी? बड़ी जो सवालिया निशान है वो इस वक्त मुझे फेडरल मिनिस्ट्री के ऊपर, वज़ीर आज़म के ऊपर, और एक चूँकि वज़ीर आज़म जो साबका रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब, वो तो नाअहल हो गए, और जो अब हाजिर वज़ीर आज़म है वो कहते हैं कि जी मैं तो वज़ीर आज़म ही नहीं हूँ, वही नाअहल शख्स वज़ीर आज़म है। तो ऐसी एब्सर्ड सिचुएशन के अंदर इतनी कन्फ्यूजन का जो स्टेटस है उसके अंदर हमने देखा कि बलूचिस्तान जिसको सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, आज यही वजह है कि बलूचिस्तान असेंबली के अंदर अरकान ने बैठ के आसिफ अली जरदारी साहब को याद किया और कहा कि काश आसिफ अली जरदारी साहब का और पीपल्स पार्टी का वो दौर दोबारा आ जाए जब बलूचिस्तान की सुनी जाती थी, बलूचिस्तान के लोगों को उनके हकूक सही मानों में मिल रहे थे। अली मोहम्मद साहब, what do you have to say on this one? The issue is कि जहाँ पे करप्शन कॉरिडोर्स ऑफ पावर में इस हद तक पहुँच जाए वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो जो कोयटे में आज धमाका हुआ है और जिसमें हमारे पुलिस वाले जवान और पाकिस्तानी शहीद हुए, आम आदमी भी उसमें शहीद हुए, उन सब पे बहुत दुख है एक बार फिर, और अल्लाह करे ये धमाकों के सिलसिले हमारे मुल्क में जो है वो बंद हो। देखें, करप्शन हमारे मुल्क को दीमक की तरह चाट रही है, और ना सिर्फ ये कि जो कल जो करप्शन के कुछ स्कैम्स आए वज़ीर आला साहब के, बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला साहब के जो सेक्रेटरी हैं कि करोड़ों रुपए, पता नहीं कितने करोड़, 60 करोड़ रुपए पर मंथ उनको दिए जाते हैं। लेकिन देखें राना साहब, जहाँ सजा जजा का निज़ाम ना हो ना, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि जिस मुल्क में जो रियासत या जो मुल्क अपने मुजरिमों पर रहम करती है तो वहाँ के मजलूम लोग बड़ी बेरहमी से उसकी गली कूचों में मारे जाते हैं, और यही पाकिस्तान में हो रहा है। अब आप देखें कि ये जो करप्शन के इनके इश्यूज निकल रहे हैं, ना सिर्फ ये कि माली करप्शन, बल्कि जो हमारा बलूचिस्तान से जो सोना निकल रहा है, वहाँ से रेकोडेक का जो इशू है, जो वहाँ से खरबों रुपए का सोना, कीमती जो हमारे वहाँ मेटलर्जिकल एसेट्स जो निकल रहे हैं वहाँ से जो जा रहे हैं, जो आपके यहाँ पंजाब में कुछ इलाकों से जा रहे हैं, ये क्या इन लोगों की आशीर्वाद से नहीं जा रहे हैं? अच्छा, पॉइंट इज अली साहब कि अभी जो इश्यूज चल रहे हैं उसमें सियासत चल रही है, और प्रायोरिटी जो है वो सियासत को दी जाती है, और हर चीज़ पे ज़रा सी भी कोई हवा तेज़ चले तो उसमें जनाब इल्ज़ामात लग जाते हैं कि जनाब जमहूरियत ख़तरे में है। जमहूरियत आपको ख़तरे में नज़र आती है, या ये करप्शन को बचाने के लिए या एक आध कुर्सी को बचाने के लिए सारा काम किया जाता है? राणा साहब, एक गिदड़ को किसी ने पकड़ा, उसको पेल्टी लगी, गिदड़ ने कहा मुझे छोड़ दो वरना दुनिया तबाह हो जाएगी, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो गिदड़ साहब ऊपर जाके खड़े हो गए और मुस्कुराने लगे और पूछा क्यों? ये कहा पता नहीं किस और पे तबाह हो रही थी या नहीं, मेरे पे तबाह हो रही थी। तो ये मिसाल वैसे गिदड़ की किसी के लिए नहीं है, सिर्फ एक वाकया। लेकिन देखें, एक सियासत जो है सियासत अगर देखी जाए, सियासत अली साहब जो सियासत जो है ना, सियासत अली साहब, सियासत एक छोटी सी मैं बात कर लूँ फिर आप जरूर बात कीजिएगा। सियासत जो है अगर देखी जाए तो नून लीग ने सियासत बड़े अच्छे तरीके से बलूचिस्तान में कर ली क्या, लेकिन क्या सियासत इम्पोर्टेंट है या मुल्क इम्पोर्टेंट है? राना साहब, मैं आपका समझ रहा हूँ, इशारा भी, मैं बात भी समझ रहा हूँ, प्लीज मुझे जरा मौका दीजिएगा। देखें, सबसे पहले तो आपका शॉर्ट आंसर है मुल्क इम्पोर्टेंट है, सियासत इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन तजर्बात इस मुल्क में हो चुके हैं। अयूब खान का 8-9 साल दौर भी गुजर चुका, जियाउल हक साहब का 11 साल दौर भी गुजर चुका, मुस्तफा साहब का 8-9 साल दौर भी गुजर चुका, कोई किसी का एहतसाब नहीं हुआ, कोई निजाम दुरुस्त उसमें भी नहीं हुआ और ना जमहूरियत में। तो फिर अब आगे क्या करें? क्या हम यही करते रहे कि 10 साल में ये बिल्ली चोरी का खेल खेलते रहे, सियासत फिर डिक्टेटरशिप
फिर सियासत, फिर डिक्टेटरशिप। नहीं, सियासत ही इसका हल है, लेकिन सियासत कैसी? दवाई चाहिए, लेकिन असली दवाई। लेकिन राना साहब, मुझे आप एक बात बताएं, ये बिल्कुल आपसे मैं इस बात से एग्री करता हूँ, इन्होंने जमहूरियत को कुछ फैमिली से मुख्तस कर दिया है कि अगर हम लोग इक़्तिदार में है तो वो जमहूरियत है, अगर हम नहीं है तो जमहूरियत नहीं है। मियाँ साहब समझते हैं कि अगर हम इक़्तिदार में है तो जमहूरियत है। आज भी कोई इनको बताए ना, उन्हीं की हुकूमत है ना, शायद खान साहब उन्हीं की जमात के आदमी है। ये जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब कहते थे कि हम जरदारी साहब की करप्शन के पैसे वापस लेके आएंगे इस बैंक से, क्यों नहीं लाए इतने सालों से? तो क्या ये आपस में मिले हुए? क्या एक ही सिक्के के दो रुख नहीं है, नवाज शरीफ और जरदारी साहब? क्या अगर आज करप्शन के इशूज है तो क्या उस दौर में करप्शन के इशूज नहीं थे? और जो राजा रेंटल की कहानियां थी, जो हज कैंप की कहानियां थी, जो पाकिस्तान को बेच के पीपल्स पार्टी के दौर में और आज नून लीग के दौर में, मुझे आप एक बात बताएं ना, क्या आपको उम्मीद है इन लोगों से? नहीं तो फिर क्या उम्मीद कहाँ पे है नाज बलोच साहिबा, उम्मीद कहाँ पे रखी जाए? देखिए, ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, मैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जो लगाए गए बात हैं उन्हीं का जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जितने भी इल्ज़ामात लगाए, 12-12 साल की ट्रायल हुए, केसेस हुए, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सुरखरू निकली है। कभी भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप केसेस से ना भागी है, ना एग्जाइल पे गई है, ना मियाँ साहब की तरह जो है वो प्ली बार्गेन करके भागी है। यहाँ पे हमने केसेस को फेस किया है और इन्हीं अदालतों ने, जिन अदालतों ने मियाँ साहब को नाअहल करार दिया, इन्हीं अदालतों ने जिन्होंने इमरान खान साहब के लिए जो फैसले दिए, उन्हीं अदालतों से आसिफ अली जरदारी साहब तमाम केसेस पे सुरखरू वापस, उनके तमाम केसेस जो जितने भी उन पर लगाए गए इल्जाम थे वो साबित हो गया कि सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे। अब आप जाके अदलिया से लड़ें, हम पे क्यों शोर मचाते हैं, हम पे इस तरह की इल्जाम तराशियां क्यों करते हैं जनाब? ये तो गलत तरीका है ना। आपके खुद केपीके की बात, चूंकि बिकॉज यू स्टार्टेड, आपने इनिशिएट किया, तो लेट मी टेल यू कि खुद केपीके में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है कि अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियां हुई हैं। आपके अभी केपीके के अंदर ही लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के अंदर 8 जाली डॉक्टर्स पकड़े गए जो कई सालों से वहां पे प्रैक्टिस कर रहे थे। एक हॉस्पिटल बता दे, एक यूनिवर्सिटी बता दे जिसका कयाम 4 साल के अंदर केपीके में हुआ। कौन सा तरक्याती मंसूबा है जो आपने स्टार्ट किया? कौन से स्कूल या कौन सा हॉस्पिटल है जो आपने, एक सरकारी हॉस्पिटल मुझे बता दे, सरकारी स्कूल बता दे जिससे पोजीशन होल्डर निकले हों बच्चे केपीके में? तो कौन से आपने स्कूल्स की हालत अच्छी कर दी है? करप्शन के चार्जेस हम क्या कहेंगे, वजीर खुद केपीके में आपस में एक दूसरे पर लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बजाय तनकीद करने के एक दूसरे की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करें। हाँ, ये याद रखें कि भुट्टो साहब से लेके अयूब मेडिकल कॉलेज अगर आप शुरू करते हैं तो आज तक पीपल्स पार्टी को की आप अचीवमेंट्स में देखें तो हर दौर में हमने यूनिवर्सिटीज़ बनाए, मेडिकल कॉलेजेस बनाए और हमने पूरे पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स बनाए, डिस्पेंसरीज बनाए और इंस्टीट्यूट्स बनाए, इदारे बनाए। ना सिर्फ हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को आइन दिया, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो प्रोग्राम्स दिए यहाँ पे जिनसे खवातीन मुस्तफीद हो रही हैं। फॉर एग्जांपल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो ये तमाम चीजें क्रेडिट में जाती है। आज एनएफसी अवार्ड, आज बलूचिस्तान के रुकन असेंबली खुद असेंबली में बैठ के पीपल्स पार्टी के दौर को याद करते हैं और कहते हैं कि काश कि वो दौर दोबारा आ जाए, इसीलिए कि हमने सूबों को इख्तियारात दिए, उनको मांगना नहीं पड़ता वफाक से, उनके पास वो इख्तियारात, वो बजट, वो पैसा उनके पास है कि वो अपने लोगों के लिए खर्च कर सके। तो आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट गवर्नेंस एंड डिलीवरी। सिर्फ आप झूठे इल्जाम लगाएंगे, फिर आगे से आप पे इल्जाम लगेंगे, इससे बात नहीं बनेगी। हमें मौका मिलता है कारकर्दगी के लिए, अपनी अचीवमेंट्स लेके हमने अवाम के पास जाना है और उसी अवाम ने हमारी अचीवमेंट्स की बुनियाद पे हमें वोट देकर असेंबलियों में लेकर आना है। मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर दूं अपने व्यूअर्स के लिए कि जनाब यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं। अभी मेरे ख्याल में बैंड चला दीजिए जी, नंबर दे दीजिए स्क्रीन पे और लाइव कॉल्स भी आप कर सकते हैं। कोई आपका सवाल हो नाज बलोच साहिबा से, अली मोहम्मद साहब से और नवाब अयाज साहब से। नवाब साहब, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, फिर आपकी तरफ आऊँगा। कुछ सवालात ऐसे हैं, पता चला आप कराची लैंड हुए, तो कुछ सवालात ऐसे मैं चाहूँगा कि आप भी उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। आप बलूचिस्तान से आ रहे हैं प्रोबेबली इस वक्त, लेकिन एनीवेज एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और एक मरतबा फिर आपको बता दूं कि आपके सामने स्क्रीन पे नंबर आ रहा है और अगर नहीं आ रहा तो अभी आ जाएगा और आप कॉल्स कर सकते हैं और मेरे साथ जितने मेहमान मौजूद हैं आप उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा उनसे, ये कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा उन्हें। मैं बात करना चाहूँगा इस वक्त नवाब साहब से, नवाब अयाज साहब से। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और पैक से इनका, पैक पार्टी है इनकी। और पूछना ये चाहूँगा नवाब साहब,
आप लोग पोजीशन में बैठेंगे और इसी तरह आप काम करते रहेंगे, या आपने कोई और यहाँ पे सोचा है कि किसी और तरीके से जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है उसको काम करने दिया जाए या ना करने दिया जाए? वो व्हाट एग्जैक्टली आर योर प्लान्स जी? क्या करना क्या चाह रहे हैं आप बलूचिस्तान में? मैं आज जो कुछ हुआ उसके बाद मैं कराची आया अपने मेडिकल चेकअप के लिए। मेडिकल चेकअप के लिए? आप क्या खैरियत है, क्या हो गया आपको? बस वो माहाना में चेकअप है, मेरे ब्लड का कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, एक इन्होंने बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज। ये अपना जरदारी साहब ने, फरियाल बीबी ने, बिलावल भुट्टो ने, और अभी मैंने उनको देखा कुछ दिन पहले वहाँ पे वो बड़े कर भी रहे थे दौरे शोरे। वहाँ पे तो नहीं जाना आपने? माफ़ कीजिएगा, कोई खुदा न खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हार्ट की? नहीं, वो ऐसा खास नहीं है, ये ब्लड में थिकनेस के क्लॉट्स बनने की वजह से। अच्छा। तो हर महीने मैं अपना ब्लड वगैरह चेक करता हूँ। अच्छा। तो उसको मेंटेन रखता हूँ। अच्छा, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। अच्छा, चले ठीक है। मैंने कहा नहीं तो यहाँ पे इन्होंने बड़े अच्छे अस्पताल खोले हुए हैं सिंध वालों ने, तो मैं वहाँ पे खुद भी विजिट किया था। नाज बलोच साहबा भी थी वहाँ पे, फरियाल बीबी भी वहाँ पे जाती है, फरियाल तालपुर साहबा भी वहाँ पे चक्कर लगाती रहती हैं। और कुछ कई दफ़ा मैंने देखा है कि मीडिया के बगैर वहाँ पे ये भी चले जाते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी पहुँचे होते हैं, लेकिन मीडिया को नहीं बताते ये लोग, और इस तरह के वहाँ पे दौरे शोरे करते रहते हैं। मेरे पास वैसे पर्सनल फुटेजेस हैं इनकी। एनीवेज जी नवाब साहब जी, कुछ कह रहे थे आप? तो आप ने बलूचिस्तान के हवाले से आज जो कुछ गैर जमहूरी अमल हुआ। क्या गैर जमहूरी क्या अमल हो गया? यानी देखो, एक ये तो बिल्कुल जमहूरी अमल है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और ये जमहूरियत का हिस्सा होता है। तो फिर गैर जमहूरी क्या हुआ? यानी गैर जमहूरी ये है कि हमारे पार्टी के साथियों को धमकाया गया। किसने धमका दिया आपको? आप किसी की धमकी सुनते हैं आप लोग? आप तो सुनते ही नहीं किसी की। हम तो सुनते नहीं है। हमारी तो खूबी यही है कि हम तो इस चीजों को हम बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन जो हमारे नहीं, आप धमकी शमकी कोई नहीं बर्दाश्त करते नवाब साहब, मुझे पता है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं किसी ने धमकी दे दी? नहीं, वो जो देखो, आपके मुस्लिम लीग के जो कुछ साथी चले गए हैं, उनको प्रेशराइज किया गया। किसने प्रेशराइज किया है? देखो, वो ऐसे फोन आते रहे हैं हमारे साथियों को। जब हमारे किसके फोन आए आपके? नो कॉल, यानी नो नंबर से जो फोन आते हैं उनको धमकियां मिलती हैं कि आपने ये करना है, आपने वो करना है। तो इस तरीके से तो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चल सकती। लेकिन नवाब साहब, मैं आपसे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। अगर आपको कॉल्स आती हैं, अगर नो कॉल नंबर आप कह रहे हैं जिसके ऊपर नंबर नहीं आता, ये कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल, मैं यही कहता हूं। तो वो तो आजकल ये एक सॉफ्टवेयर है, मुझे जो पता चला है, मैं उसको इस्तेमाल नहीं किया मैंने। एक तो छोटा सा सॉफ्टवेयर है, तो कोई भी इस्तेमाल कर लेता है आजकल। और वैसे आप अमेरिका शहर का कहीं पे चले जाएं तो वहाँ पे तो आपको ऑप्शन मिलती है कि अगर आपने अपना नंबर डिस्प्ले नहीं करवाना है जिसको आप कॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पे चला जाता है, वहाँ से मिल जाती है ये ऑप्शन। ये ना हो कहीं से आपको अमेरिका से कॉलें आ रही हो या कहीं और बरतानिया शानिया से कॉलें आ रही हो और वो लोग अपने आप को आइडेंटिफाई गलत कर रहे हो शायद। ठीक है, हम एक जमहूरी पार्टी से, पटनुखा मिलियम पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और हम इस मुल्क की बका के लिए, हम इस मुल्क की जमहूरियत के लिए हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत पनपने का मौका दिया जाए। बार बार लेकिन इसमें जमहूरियत खतरे में कैसे पड़ गई? मैं नवाब साहब, मुझे ये नहीं समझ आ रही। देखो, ये तो जमहूरी काम है, जमहूरियत में ये लिखा है, जमहूरियत का ये हुस्न है कि जनाब अगर कोई बंदा उनको नहीं सूट कर रहा हाउस को, तो वो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले आए या उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करना चाहे करें, उनको नहीं पसंद तो उसको रिमूव कर दें। तो इसमें गैर जमहूरी काम कौन सा हुआ? ये मुझे नहीं समझ आ रही आपकी बात। देखो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना था तो हमसे बैठ के सलाह मशवरा करना था। ये शब्द खून मारना किस लिए, क्यों, क्या जरूरी था कि यानी ऐसे मूव करने की? यानी नवाब साहब,
आपको मेरे ख्याल में इल्म होगा इस चीज़ का कि जो जहरी साहब हैं उनका जो ड्राइवर है वो गिरफ्तार हुआ है करोड़ों रुपए के साथ। आपको इल्म है इस चीज़ का? देखो, हमें सब इल्म है। अच्छा, आपको ये भी इल्म है? आप मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप मुझे, आपका जो स्टाफ अफसर है वो क्या नाम है उसका, जो कल मैंने बताया था, वो भी करोड़ों रुपए के साथ वो गिरफ्तारी पड़ी है उसकी। सो ये सारे ये कहाँ से आ रहे हैं पैसे? करोड़ों रुपए लाना और ले जाना, ये और कुछ हाथों जिन भूत प्रेत जो है वो ऐसे काम करते हैं। ये कोई इसमें कितनी सदाकत नहीं है। ठीक है, करप्शन होता है, सब सूबे में हो रहा है। आप इस चीज को नवाब साहब, वज़ीर आला ने, आप इस चीज को मानते हैं आपके वज़ीर आला ने करप्शन की थी? मैं तो कहता हूँ कि इससे पहले आज जितने भी इकट्ठे हुए हैं वज़ीर आला के खिलाफ, इन सब करप्शन के वो फाइल पड़े हुए हैं। यही तो इनकी कमजोरी बन जाती है। फिर जो कोई उनको इस्तेमाल करते हैं, जिस तरफ ले जाते हैं। तो आप इस चीज को मान रहे हैं नवाब साहब के सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने करप्शन की? देखो, इस मुल्क का बुनियाद इसी पे रखा हुआ है। नहीं, इस मुल्क का बुनियाद इस चीज पे नहीं रखा गया, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ कि आप इस चीज को तो अभी माने हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले आप माने कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने करप्शन की। राना साहब, जितना काम बलूचिस्तान में माजी के बदौलत पिलडेट का आप वो सर्वे उठाएं कि जितना काम सर्वे नहीं नवाब साहब सर्वे की बात नहीं कर रहे। ओके, ठीक है, ऑन द ग्राउंड कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दीजिए आप जो शुरू किया गया और सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने अपने दौर में। देखो, ऑन द ग्राउंड इस वक्त जो काम हुए हैं, जो काम का मयार है, जो काम की क्वालिटी है, कोई एक प्रोजेक्ट बता दीजिए नवाब साहब, एक प्रोजेक्ट। नहीं, प्रोजेक्ट तो फेडरल गवर्नमेंट हर वक्त हमारे साथ, हमारे सूबे के साथ। नवाब साहब, मैं थोड़ा सा चीजें आप मिक्सअप कर रहे हैं नवाब साहब। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दीजिए जो सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में शुरू कराया हो बलूचिस्तान के अंदर। देखो, ये सीपैक का काम हो रहा है। सीपैक नवाब साहब, ये सनाउल्लाह ज़हरी ने तो नहीं की। जिस हालात में हम इस वक्त काम कर रहे हैं, जो सूबे की हालात हैं, जो सारी दुनिया हमारे सूबे में मुदाखलत कर रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस महफूज नहीं है, हमारे एफसी महफूज नहीं है, हमारे पॉलिटिशियंस महफूज नहीं है, उसका अमल दखल यानी आने जाने में उनको परेशानी हो रही, तकलीफ हो रही है। लेकिन नवाब साहब, मैं फिर उसी चीज़ पे वापस आ रहा हूँ कि देखें, आप इस चीज़ को मान रहे हैं कि सनाउल्लाह ज़हरी ने करप्शन की, लेकिन मैं साथ साथ ये भी आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस सूबे के अंदर आप भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि इस सूबे के अंदर जहाँ पे सारी दुनिया की दुश्मन एजेंसियाँ वहाँ पे काम कर रही हों, जिस बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पे अगर इतनी करप्शन हो रही हो और चीफ मिनिस्टर हाउस में करप्शन हो रही हो और चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी पकड़े जाए, चीफ मिनिस्टर का ड्राइवर करोड़ों रुपए के साथ पकड़ा जाए, तो फिर वहां पे अगर करप्शन हो रही है तो दैट मींस कि वो फिर वल्नरेबल हो गया ना, सारा सूबा इतना वल्नरेबल हो गया कि वहां पे नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू होगी। राणा साहब, अगर आप हमें कुछ बोलने का मौका दें। नहीं, मैं आप जरूर बोलिए, मैं सारा आप ही पे बात कर रहा हूँ, मैं तो किसी और को मौका ही नहीं दे रहा, आप ही पे इसी बात करो। देखिए, 2013 के इलेक्शन के बाद जब मैं खुद पहले उससे सेनेटर था, मैंने रह चुका हूँ, इस दफा मैं इस हुकूमत का हिस्सा था, हमने जितनी यानी जिस हालत में हमने काम किए हैं और हम काम कर रहे हैं, हमें काम करने नहीं छोड़ा जा रहा है। हमारे हर सर 4 साल नवाब साहब, 4 साल में आपको किसने रोका? दे आप मुझे, चाहे वो कोई भी बंदा हो, मुझे उसका नाम दे दे, मैं अभी कोशिश करूंगा उसको शो में लेके आऊं। अगर आप मुझे ये बता दें सनाउल्लाह ज़हरी साहब के दौर में किसी ने आपके हाथ पकड़े हो या रोका हो कि बड़ा प्रोजेक्ट मत बनाओ, 30,000 नौकरियां पड़ी हैं वो मत दो, वो उनके पैसे मत, उनसे पैसों के बगैर नौकरियां अगर कोई देना चाहे तो किसी ने रोका था? कोई बड़ा प्रोजेक्ट बता दे, कोई ये बता दे कि डीसीओ की, एक्सीएन की ट्रांसफर्स के लिए पैसे देते रहे, वहाँ पे लसबेला में एसएसपी से पैसे लेते रहे, वहाँ पे जनाब वो चौकी से पैसे लेते रहे। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं यहाँ पे नवाब साहब। अगर तो मैं इससे ये चीज़ें थी तो ये हम उनके साथी जो थे, वो साथी जो हम कोलिशन का हिस्सा थे, वो साथी आके हमारे साथ
बैठ जाते कि ये करप्शन हो रहा है। आपको इस चीज का इल्म नहीं है नवाब साहब, आपको इस चीज का इल्म नहीं है? बिल्कुल हमें इस्तेमाल में नहीं लिया गया। नहीं, आपको इस चीज का, आपने तो खुद माना ना, अभी मेरे ही शो में माना, अभी माना कि सनाउल्लाह ज़हरी करप्शन कर रहे थे। इस चीज को तो मानते हैं ना आप? सुबह असेंबली करप्शन कर रही है। अच्छा ठीक है, लेकिन उस ओके ठीक है, बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ी अच्छी बात की आपने आप। लेकिन आगे बात यह है कि जो पूरे सूबे का इक़्तिदार है वो तो चीफ पास आता है ना, वो जो क्राउन है वो तो चीफ मिनिस्टर के पास जाता है ना। तो यहाँ तो चीफ मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व हो जाए तो फिर वहां पे क्या रहेगी पीछे बात? मैं तो समझता हूँ कि ये बात यहाँ तक नहीं है, ये बात करप्शन की अपनी जगह पे, लेकिन इसके बाद जो कुछ होने वाला है ये तो एक चिंगारी थी बलूचिस्तान असेंबली को। उन्होंने ऐसा एक मंडी, भेड़ बकरियों की मंडी बनाई हुई है कि यहाँ से शुरू करते हैं, उसके बाद सिंध के असेंबली या की असेंबली को डिसॉल्व करके सेनेट के इलेक्शन से पहले इस सिस्टम को कोलैप्स करना है। देखिए, इस सिस्टम को अगर कोलैप्स करना होता तो वहाँ पे हुकूमत खत्म हो चुकी होती ना जी, बलूचिस्तान में हुकूमत खत्म हो चुकी होती। ये हुकूमत दो हफ्ते की हुकूमत होगी। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि हफ्ते 2 हफ्ते की हुकूमत होगी, ये जो अभी नई हुकूमत बनेगी, ये कह रहे हैं आप? जो नया चीफ मिनिस्टर बनेगा वो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए बनेगा, ये कह रहे हैं? उसके बाद वो डिसॉल्व करेगा। उसके बाद वो डिसॉल्व कर देगा। अच्छा चले, डिसॉल्व कर देगा तो उसमें से 3 बंदे तो मुस्लिम लीग नून के हैं। जो कैंडिडेट हैं, जो 3 बंदे हैं वो मुस्लिम लीग नून के। या तो मुस्लिम लीग नून वहाँ पे गवर्नर राज लगा दे, जैसे कि मुझे समझ आ रही है कि वहाँ पे गवर्नर राज लग सकता है, हुकूमत चाहती है कि वहाँ पे गवर्नर राज लग जाए। लेकिन आज उन्होंने जो सियासत खेली मुस्लिम लीग नून ने, वो कोई बुरी सियासत नहीं थी, अपनी तरफ से सियासत ठीक खेली। और जिस तरीके से जमहूरी तरीका है ये नवाब साहब, जिस जमहूरी तरीके से चीफ मिनिस्टर को बाहर किया गया, हम इस हमारे पार्टी इसके कायल है कि जमहूरी तरीके से तब्दीली आनी चाहिए। हमारी पार्टी मैं शुक्र खुदा का अदा करता हूँ कि एक बंदा भी हमारा नहीं टूटा। अगर हम करप्ट होते हैं और अगर हम ने कोई ऐसी कमजोरियां होती तो हम भी चले जाते हैं। खुदा के फजल से हमने अपने आप को ओके मैं क्या नाज बलोच साहबा से भी आप पूछ लूँ? मैंने आपको, आपने जितना कहा था वक्त मैंने आपको जरूर दिया। नाज बलोच साहबा, व्हाट डू यू से अबाउट दिस वन कि जनाब इस जब कह भी रहे हैं नवाब साहब कि जनाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब करप्शन भी करते रहे और वहाँ पे इश्यूज भी खड़े रहे और इतना वल्नरेबल सूबा, और वहाँ पे अब कह रहे हैं जनाब के ये हुकूमत जो नहीं बनेगी उसमें 3 कैंडिडेट ज़रा जेहन में रख लीजिएगा नाज बलोच साहिबा कि 3 कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून के हैं, एक आज़ाद कैंडिडेट है जो चीफ मिनिस्टर के लिए अनाउंस किया गया है। सो इसमें भी अगर वो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते में असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी और ये चलने नहीं दी जाएगी, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस वन? ये गैर जमहूरी तरीका कहाँ से हो गया? देखिए, ये जो पॉलिटिकल ये एक मनूवरिंग और इंजीनियरिंग की जाती है, ये इसमें से मेरा ख्याल है ख़ुद PMLN को बाहर आना पड़ेगा। और ज़ीरो टॉलरेंस, जब करप्शन की बात हो रही है तो ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। और ये कह देना कि जी करप्शन सब कर रहे हैं बैठकर और तो उसको आप लीगलाइज नहीं कर सकते करप्शन को। इट कैन नेवर बी लीगलाइज्ड, क्योंकि ये पैसा कौन सा पैसा है? ये वो पैसा है जो तालीम पे लगना था, ये वो पैसा है जो सेहत पे लगना था, ये वो पैसा है जो डेवलपमेंट पे लगना था, ये वो पैसा है जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए, पीने के साफ़ पानी के लिए, तालीम और एनर्जी क्राइसिस जो इतना बड़ा है, इतने बड़े बड़े बुनियादी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं बलूचिस्तान की आवाम की, जो बुनियादी इशूज़ हैं, कोर इश्यूज़ जिन्हें मैं कहती हूँ, वो एड्रेस करने के लिए जो पैसा लगना था, अगर वो पैसा करप्शन की भेंट चढ़ता है और उसको आप जो है उसके ऊपर टॉलरेंस शो करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, चाहे वो कोई भी सूबा करे। तो हैविंग सेड दैट, मैं समझती हूँ कि चूँकि PMLN हुकूमत की बहुत बड़ी कोताही जो है वो हमारे सामने आई है कि नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस की एक्सट्रीम हाइट के ऊपर ये गवर्नमेंट गई है, जिन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने तवज्जो ही नहीं दी सूबों के ऊपर। और स्पेसिफिकली बलूचिस्तान वो सूबा जो सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड अपने आप को हमेशा फील करता आ रहा है, तो उस सूबे में ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है ताकि उस सूबे के लोगों को हम लिफ्ट कर सकें। और बुनियादी तौर पे आप खुद अभी अपने इंट्रो में बता चुके हैं, जहाँ रेकोडेक के ज़खायर हों, जहाँ पे मिनरल्स हों, जहाँ मादनियात हो, जहाँ से गैस सप्लाई निकल रही हो, तो उस जगह का तो आप समझे दुनिया में अगर कहीं पर भी जो है अगर आप ये इस चीज़ की सर्वेस करा दें, एनालिसिस करा दें, जितने मिनरल्स और रिसोर्स बलूचिस्तान में हैं,
अगर उनका कुछ परसेंट 10% भी अगर हम करने में कामयाब हो जाएं तो उधर के न सिर्फ लोग बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए जो है मैं समझती हूँ इकोनॉमी अपलिफ्ट होने के लिए बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। तो ये पैसा जो करप्शन पे लगा है उसको खुदारा प्लीज़ कोई भी जो है ना करप्शन को इस तरह से स्वीपिंग स्टेटमेंट देकर ये ना कहें कि करप्शन तो हर जगह है, अगर वहाँ है तो करप्शन बुरी चीज़ है और कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, उस पर ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। अली मोहम्मद साहब, नवाब साहब कह रहे हैं, जनाब नवाब अय्याज साहब कह रहे हैं कि जो भी नई हुकूमत बनाएगा, जो भी नया चीफ मिनिस्टर आएगा वो इससे रिजॉल्व कर देगा और ये 2 हफ्ते से ज़्यादा बलूचिस्तान की हुकूमत या असम्बलियाँ नहीं चल पाएंगी। देखिए, अब नवाब साहब जो हैं उनकी अपनी उनके खदशात हैं। मैंने उनकी काफ़ी गुफ्तगू सुनी है, तफसील से मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ का बहुत दुख हुआ जब उन्होंने एक बात की कि तमाम असेंबली के मेंबर्स हैं वो करप्शन कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि क्या आपकी असेंबली और आपके मिनिस्टर्स सारों ने एका कर लिया है अवाम के खिलाफ? वहाँ पे आप मिल के करप्शन कर रहे हैं और आप जस्टिफाई कर रहे हैं, चूँकि सब कर रहे हैं तो बस इट्स ओके। इसका मतलब देखें, पता है क्या, कौमें कब तबाह होती हैं और अल्लाह का अज़ाब कब आता है? इस पर नहीं आता कि कोई गुनाह करता है छुप के या उस पर वो पशेमान हो। जब आप गुनाह करें और सारे बाजार करें और फिर उस पर आप इतराएं और उसकी जवाब ढूंढें और फिर आप कहें कि क्योंकि सब कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, ये फिर अल्लाह ताला से लड़ाई वाली बात होगी। आप अल्लाह के अज़ाब कब कर रहे हो यार? आपका वज़ीर आला जो 61 करोड़ रुपए की करप्शन का उस पर इल्ज़ाम है, उसका बंदा पकड़ा गया। उससे पहले भी आपको याद होगा साहब, जो पिछले साल उनका एक पकड़ा गया था मिनिस्टर, वो पता नहीं उसकी मशीनें ही सारी बंद हो गई गिनने वाली नोटों की, 75 मशीनें उड़ गई थी गिनते कितने नोट। हाँ, तो यार राना साहब देखिए, पता है क्या, ये मुल्क इसलिए तबाह होता है, खराब होता है कि यहाँ हम जो है ना, जुर्म अगर हमारा कोई अपना करे हमें नजर नहीं आता, कोई दूसरा करे तो फिर हम उसको। तो ये नवाब साहब की गुफ्तगू सुन के मुझे तो बड़ा अजीब लगा कि सारे सब करप्ट हैं और ये भी करप्ट है वो भी करप्ट है। तो फिर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? फिर तो आपको ये आवाज उठानी चाहिए थी। और आपको क्यों ऐसे लग रहा है कि असेंबली कोई इसको उड़ा देगा, कोई इसको तबाह कर देगा? कोई भाईजान इसको उड़ाने का नहीं, क्यों कोई तबाह करेगा? और अब तो मेरे ख्याल में टाइम भी बड़ा कम रह गया। ठीक है, बड़ा अफसोसनाक है। और देखें, मैं अगर एक बात करता हूँ तो मैं इसलिए करता हूँ कि हिस्ट्री को सामने रख के, ये जो रेको डिग का इशू है, आपको याद होगा चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी था उस जमाने में, मुशर्रफ साहब के जमाने के बाद में पीपल्स पार्टी का दौर आया और उन्होंने इसको रोका और उसको उन्होंने सो मोटो नोटिस किया। वो हमारे अरबों रुपए का सोना जो यहाँ से चोरी किया जा रहा है, जो स्मगल किया जा रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, चिन्नौर से भी हो रहा है, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ, नून लीग के दौर में भी हो रहा है। मुझे ये बताए हम क्यों ना सवाल उठाएं? और अगर आज कोई इमरान खान और सिर्फ सवाल उठाना काफी नहीं है ना अली मोहम्मद साहब, सिर्फ सवाल उठाना काफी नहीं है, लीड बाय एग्जांपल होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। कि मैं एक लास्ट कमेंट लेना चाह रहा हूँ। मैं लीड बाय एग्जांपल होना चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी ऐसी सियासी जमात मुझे नहीं दिखाई दी वफाकी लेवल के ऊपर जिसने बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाई हो और उनको हकूक दिए हो। बिल्कुल सही जी, मैं वाइंड अप करूंगा यहाँ पे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से कि नवाब अय्याज साहब बड़ा पन है उनका कि उन्होंने कहा जनाब कि बिल्कुल जनाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब करप्शन कर रहे थे और लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि 4 साल बहुत टाइम होता है और ऐसे सूबे में करप्शन की जा रही हो जहाँ पे सारी हॉस्टाइल कंट्रीज़ की एजेंसीज़ वहाँ पे एक्टिव हों, वहाँ पे इस किस्म का कोई मौका दिया नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे वल्नरेबल सिचुएशन होती है पूरे सूबे के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।